न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार के 11 सालों पर धन्यवाद जताया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने मोदी सरकार की सराहना की। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 11 साल सरकार पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सावंत ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश को कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास और प्रगति की ओर आग्रह किया है। उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक कल्याण योजनाओं और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि गोवा सहित पूरे देश में इन नीतियों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य में भी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और आने वाले समय में और भी प्रगति की उम्मीद जताई। ड्रोन ऑपरेट करू शकता, त्याचा शेतात उपयोग करू शकता, इतक्या बऱ्या पद्धतीचे आम्ही सरकार ह्या हेका दिला। इट इज एन इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ फॉर ऑल। आम्ही पळयता की इट इज पर्टिक्युलर खंयच्या कंपोनंट खंयच्या स्टेटी पुरते न्ही, तर सगळ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात आम्ही इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ ही संकल्पना मांडली। नेशन फर्स्ट, नॅशनल सेक्युरिटी फर्स्ट अँड फॉरेन पॉलिसी तुम्ही जर पळयशात जाल्यार मोठ्या प्रमाणात फॉरेन पॉलिसीज बदल करून आमचो देश प्रथम आणि सेक्युरिटी प्रथम हाज्या व्यतिरिक्त खंयसरूच कॉम्प्रोमायज केन्नाच करूंक ना। तुम्ही सगळ्यो म्हणजे जाल्ल्यो कॉन्फरन्सीज पळयात, इन्क्लुडींग द गोंयांत वेगवेगळे 2-3दा म्हणजे फॉरेन मिनिस्टर गोंयांतूय आयले, आमकां G20 आसतल्यो बाकीच्यो अशा पद्धतीचो भारत देश म्हणजे दिल्ली न्ही तर पुराय देशात अशा पद्धतीच्यो कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करून पुराय देशांतल्यान आमी हो देश हो वेगवेगळ्या म्हणजे विविध संस्कृतीन नटलेलो आसा हे दाखोवपा खातीर माननीय मोदीजी सदोदीत खूब बऱ्या पद्धतीचें काम केल्लें आसा। आमी हेल्थ केअर फॉर ऑल हे सांगलें हांवें तुमकां। नारी शक्तीचो सन्मानाचेर हांव उलयलो। ओके, इन्फ्रा एट स्पीड तुम्ही सगळ्या जाणांनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो पुराय सगळो पळयलाच, बट त्याच बरोबर आम्ही सातत्यात म्हणजे मेट्रोज वेगवेगळ्या सिटीनी ह्यो ज्यो हाडल्यो, एअरपोर्टची संख्या डबल जाली, रेल्वे स्टेशनची संख्या डबल जाली। मुद्दामून तुम्ही फिगर काढून 87 एअरपोर्ट्स आशिल्ले, मोर दॅन 150 एअरपोर्ट्स आसात देशात। म्हणजे कनेक्टिविटी खातीर कितल्या स्पिडीत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जावपाक लागला तें पळयात। आमी ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपीनेस इंडेक्स हो लोकांचो वाडचो हाज्या खातीर सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत काम करीत आसता। आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा की मोदी है तो मुमकीन है हो आमचो सिर्फ एक नारो न्ही, तर हो जो आसा पळय न्ही, इट इज एन रियलिटी आसा। मोदीजीच्या हितूंतल्यान आमी हे करून दाखयलां म्हणून। आनी विकास बी विरासत बी म्हणजे आमी विकास करता आसतना आमची विरासत खंयसरूच विसरूंक ना। तुम्ही पळयशा आसत गोंयांत सुद्दां आगवा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार के 11 सालों पर धन्यवाद जताया। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष को समर्पित बताते हुए कहा कि ये वर्ष गरीबी के कल्याण, कृषि सुधारों में और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण रहे। स्मृति ईरानी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास और सुधार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व के जारी रहने की हम प्रार्थना करते हैं ताकि देश और आर्थिक प्रगति कर सके। स्मृति ईरानी के इस बयान से मोदी सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर जनता और पार्टी दोनों के भरोसे का पता चलता है। सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण को समर्पित, कृषि कल्याण को समर्पित, महिला उत्थान को समर्पित भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। चाहे वो 81 करोड़ नागरिकों तक अन्न पहुंचाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो 40 करोड़
हिंदुस्तानियों तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाने का कार्य हो, चाहे वो 50 करोड़ भारतीयों को जनधन योजना से जोड़कर आर्थिक उन्नति में उनसे योगदान दिलवाने का कार्य हो, चाहे 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुआयामी गरीबी से उभारने का कार्यक्रम हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हो, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जितनी भी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम किया है, आज एक आभारी राष्ट्र और संगठन उनको कहीं ना कहीं महिमा मंडित भी करता है और कहीं ना कहीं प्रभु से प्रार्थना भी करता है कि आने वाले सालों में उनका नेतृत्व और उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जो पिछले 11 साल में है, केंद्र सरकार वर्तमान की बात नहीं कर रही है, 2047 की सपने बेच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 11 सालों की जो उपलब्धियां मैंने एक सिर्फ सेंटेंस में आपको गिनवाई है, उसको कभी किसी ने चुनौती नहीं दी है। इन 11 वर्षों में 50 करोड़ नागरिकों को अगर हम कहते हैं जनधन योजना से बैंक के खातों के माध्यम से भारत की तिजोरी तक जोड़ा गया है, तो इसमें किसी भी भारतीय को संकोच नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैं डीबीटी की ही योजना देखूं तो भारत सरकार ने 40 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधा भारतीय नागरिकों के बैंक खाते में पहुंचाई है। इस बात से विपक्ष को भी ना ईर्ष्या होनी चाहिए, ना ही एक संकुचित मन से ऐसी टिप्पणियां करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने मोदी सरकार की सराहना की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम वाकई भाग्यशाली है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। साहा ने इसे भारत के लिए एक स्वर्णिम युग बताया और कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई दिशा दी है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की भाग्यशाली योजनाओं ने गरीबों का उत्थान किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने खासकर पीएम मोदी की पूर्वोत्तर क्षेत्र में फोकस की तैयारी की, जो अब तक किसी भी नेता ने नहीं किया। मानिक साहा ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत की प्रगति संभव नहीं है और ये विजन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राम मंदिर निर्माण की सराहना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों से देश अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। सैनी ने गर्व के साथ कहा कि इसे लंबे इंतजार के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जो देश के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रभावशाली पहल भी शुरू की गई है, जिससे देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा सैनी ने कहा कि आज भारत आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्धारण कर एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है, जो देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। देखिए, हम लोग काफी भाग्यवान है, इसलिए हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए मैं समझता हूँ एक माने अमृतकाल है। और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, जिस तरह सुरक्षा, उसके बाद हमारे भारत का जो अर्थनीति अभी 4th पोजीशन में ले आया पूरा भारत वर्ल्ड में, तो इस तरह हर विषय में टेक्नोलॉजी हो, महाकाशयान हो, एयरवेज हो, रोडवेज हो, और सभी कम्युनिकेशन आप जिस तरह पूरा देश में जिस तरह बढ़ा रहे, और एक से एक खास करके गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास विश्वास, और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। खास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज तक किसी ने
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को नहीं देखा। उन्होंने बार बार कहा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो हमने देख पाया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मैंने पहले यहाँ पर खाली टेररिज्म का हम लोग वातावरण देखते थे। अब वहाँ पर अबाउट 11 से 12 जो एकॉर्ड हुआ है, जो टेररिस्ट का विभिन्न ग्रुप है उनके साथ करने के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट में शांति का वातावरण है। इससे यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट जिस तरह हुआ है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो गॉड ब्लेस्ड जो यहाँ प्रकृति का जो दान है, ये पूरा दुनिया अभी जानेगा और यहाँ का डेवलपमेंट होगा। बहुत लोग बाहर से अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मोदी जी भी बहुत कोशिश किया जो यहाँ पर इन्वेस्ट करे। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई नहीं जानता था। अब नॉर्थ ईस्ट को देखिए उन्होंने नाम दिया अष्टलक्ष्मी। तो 8 राज्यों मिलके अष्टलक्ष्मी हुआ है और यहाँ पर भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। और यही उनका कहना है जो सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जिस तरह देश को, जिस तरह हम लोग को मार्गदर्शन करा रहे, वो आने वाले दिन एक इतिहास बन के रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राम मंदिर निर्माण की सराहना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों से देश अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। सैनी ने गर्व के साथ कहा कि इसे लंबे इंतजार के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जो देश के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रभावशाली पहल भी शुरू की गई है, जिससे देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा सैनी ने कहा कि आज भारत आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्धारण कर एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है, जो देश की वैश्विक हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है
आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की ये उत्पत्ति थी और आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव पर कार्यवाही न होने पर चिंता जताई। दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में चेयरमैन के खिलाफ लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। सिब्बल ने कहा कि उस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 55 सदस्यों के हस्ताक्षर किए थे, लेकिन करीब 6 महीने बीतने के बाद भी चेयरमैन ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने ये भी पूछा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को केवल हस्ताक्षर त्यागपित करने में 6 महीने क्यों लग जाते हैं। कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि या तो इस महाभियोग प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होगी या फिर कुछ हस्ताक्षरों को अमान्य घोषित करके प्रस्ताव को खारिज करने की कोशिश की जाएगी। उनका ये बयान संसद में पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। नवंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव दी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात
संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट भी ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन हाउस प्रोसीजर किस लिए बना था? इन हाउस प्रोसीजर इसलिए बना था कि अगर ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चले कि कोई ऐसा जज है उच्च न्यायालय का जो अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले जांच होनी चाहिए, पहले ये पता लगना चाहिए कि क्या जो उसने किया है उसमें कोई तथ्य है या नहीं। इसमें तो कोई शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं, यही तय करना था ना। और इम्पीचमेंट मोशन अगर एडमिट होता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई अलग है, वो तो संवैधानिक कार्रवाई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं इन हाउस प्रोसीजर के साथ। और अगर इन हाउस प्रोसीजर सरकार को पसंद नहीं है तो फिर उसकी भी एक अलग तरीका है उसको रद्द करने का। और सबसे चुकन्नी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने यह कहा कि ये जो इन हाउस प्रोसीजर की बात है ये हमें पब्लिक डोमेन से पता चली, ये भी उन्होंने कहा। तो अगर पब्लिक डोमेन से पता चली और आपने चिट्ठी लिख दी तो फिर हम सवाल ये उठाते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी हो रही थी, आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन में था। तो क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है? ऐसे तो हमें लगता है कि बचाना चाहती है। और इसीलिए जो दस्तखत हैं उसकी जानकारी पूरी नहीं हो रही। और क्योंकि शेखर यादव 2026 में रिटायर हो जाएंगे तो ये मामला आगे बढ़ता जाएगा, और जब तक वो रिटायर होने वाले होंगे तब तय होगा क्या करना क्या नहीं, ताकि वही वक्त ही नहीं रहेगा। और मैं आज आपसे कहता हूं कि 55 दस्तखत है ना, तो दो बातें होंगी, या तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी
ताकि ये मामला यहीं फंसा रहे, या 6-7 दस्तखतों को कहेंगे ये सही दस्तखत नहीं है, ताकि वो मोशन रिजेक्ट हो जाए, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, उस पर वक्त लगे, ताकि शेखर यादव रिटायर हो जाए। तो तीसरी बात तो होगी नहीं। तो मुझे नहीं मालूम। और फिर यही लोग कहते हैं, और देखिए आपको याद होगा कि जब गवर्नर साहब एक स्टेट के, एक प्रदेश के बिल नहीं पारित कर रहे थे, तो यही चेयरमैन साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है संवैधानिक कि वो तय करे कि कितने महीनों में इसका फैसला होना चाहिए। ये कहा था ना। और फिर उसके बाद जब ये जजमेंट आई तो निश्चित रूप से एक रेफरेंस भी आ गया सुप्रीम कोर्ट में, इसी बात को सामने रखते हुए। तो यही बात आज भी हो रही है कि कोई कोर्ट चेयरमैन साहब को यह नहीं कह सकता कि आप कितने दिनों में, कितने महीनों में और कितने सालों में आप फैसला करोगे, क्योंकि ये तो उनका हक है और संविधान में तो लिखित नहीं है कि कितने महीनों में फैसला होगा। तो ये दो तरफिया जो बातें हो रही हैं कि यशवंत वर्मा के केस में आप कहते हो कि साहब पब्लिक डोमेन में है, आप चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन शेखर यादव के केस में चिट्ठी लिखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में सबद अपार्टमेंट में आग लगी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 स्थित सबद अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 8 दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 लोग आम फंसे होने की आशंका थी। दिल्ली फायर सर्विसेज ने बताया कि 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, बालकनी से कूद गए और उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनके पिता यश यादव भी बालकनी से छलांग लगाई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम अतिशी ने कहा, झुग्गियां ध्वस्त करने का आरोप बीजेपी पर। नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी झुग्गियां झोपड़ियों को ध्वस्त करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि वे झुग्गियों वासियों के लिए आवाज उठा रही है। अतिशी ने भाजपा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गियों वालों की हाय लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा की नीतियों से वे पूरी तरह असहमत है और उनका मानना ये है कि बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम ने कहा, भारत अब एक बड़ी वैश्विक शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत आज एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे की नज़र से देखती है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये 11 साल देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होंगे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी और पीएम मोदी ने पिछले 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ इस उम्मीद को साकार किया है। सीएम ने प्रधानमंत्री के इस संकल्प और कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय झा ने 5 देशों का दौरा किया, आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बताया कि वे आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संसद ने कहा कि वे और उनका प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटनाओं पर फीडबैक देने के लिए गए थे। संजय कुमार झा खुद 5 देशों का दौरा कर चुके हैं और वे इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। संसद ने कहा कि पीएम मोदी उन्हें शाम को बुलाया है, जहां वे अपने अनुभव और वहां से मिलने फीडबैक पीएम मोदी को देंगे। साथ ही उन्होंने चुनावी मंचों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरफ से ही एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी सभी दल मिलकर लड़ेंगे। ये संकेत है कि बिहार में भी भाजपा और उनके सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव में मजबूत रणनीति के साथ उतरेंगे। आज शाम में प्रधानमंत्री जी से सारे लोग हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और सब जगह का एक फीडबैक और प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और एक फीडबैक जो है वहाँ क्या अनुभव रहा शेयर करेंगे उनके साथ। लालू यादव फीडबैक दे रहे हैं, ट्वीट करके नीतीश कुमार की गिनतियों को गिना रहे हैं कि कैसे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। 65,000 हत्याएं हुई है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। अब वो कहाँ का फिगर लेके क्या बोल रहे हैं? आप लोग भी तो पत्रकार है भाई। कहाँ का फिगर लेके लोगों को थोड़े भूल गया है लोग कि किस तरह यहाँ से किडनैपिंग होता था, किस तरह यहाँ से सारे उद्योगपति भाग गए, किस तरह यहाँ से सारे डॉक्टर, सारे जो प्रबुद्ध लोग थे पलायन कर गए उनके समय में। कानून का ही तो राज स्थापित किए नीतीश कुमार 20 साल में। कोई कह सकता है क्या किसी को
पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, सारे क्रिमिनल तो वही मिलेंगे आपको, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव का समय आया है। एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है सर? वो बोल रहे हैं कि एनडीए तैयारी कर रही है 243 सीट्स पर। क्या एनडीए एक साथ होकर चुनाव रही है? क्योंकि अलग अलग सीटों की मांग को लेकर सामने आया जा रहा है। बिल्कुल सब परफेक्ट है। जैसे लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में पूरे एनडीए 243 सीट पर एक साथ लड़ेगी। मैं उनका पूछिए ना, जब सरकार चला रहे थे, वो भी सरकार के हिस्सा थे। जब जंगल राज कहा गया था, अलग थे क्या? भूल गए हैं लोग इस चीज को, तो उनको न बताना चाहिए कैसे सरकार चला रहे थे। देश का सबसे कानून व्यवस्था के मामले में एक नंबर कोई राज्य है, वो बिहार है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में रेत खनन घोटाले की शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दौरे के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में रेत खनन को लेकर एक बड़ा घोटाला चल रहा है। अधिकारी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में टीएमसी से जुड़े कुछ पुलिसकर्मी और नौकरशाह नदियों से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि ये कार्यवाही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें मंत्री भूपेंद्र यादव से अपनी चिंताएं साझा की है। मंत्री ने अधिकारी को आश्वासन दिया है कि उनका विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला राज्य की पर्यावरण सुरक्षा और कानून व्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है। Environment Minister, I lodge a serious complaint regarding the sand mining in West Bengal. It's a big scam. TMC, police and a section of bureaucrat under the patronage by the Mamata Banerjee, they are looting the sand in every river. They are violating the norms framed by the Environment Ministry, Government of India, CPCB, Central Pollution Control Board, as well as NGT. Mr. Bhupen Yadav ji heard my allegation and he assured me that his department will look into the matter very seriously and carefully as early as possible. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।